Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the ABO blood group system and its transfusions. Let's start. The multiple alleles. So dear students, very interesting topic, very informative topic और एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अल्टीमेटली है ये इंटरेस्टिंग भी और इम्पोर्टेंट भी है और ये आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है. सो मल्टीपल एलील्स, द ऑल्टर्ड alternative forms of a gene whose number is more than 2 are called multiple alleles. Multiple alleles. Dear students, आमतौर पर एक ट्रेट को दो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, मीन्स अ पेयर ऑफ अ जीन. और जब भी हम पेयर ऑफ अ जीन की बात करते हैं तो उसमें जो दो जीन्स एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको हम वो आपस में क्या कहलाते हैं? एलील्स. द काउंटर पार्ट ऑफ अ जीन पेयर इज कॉल्ड एज एलील. अगर एक ट्रेट को एक जीन जो कंट्रोल कर रहा है, एक जीन जिसके दो आगे एलील्स होते हैं, अगर उनकी तादाद जो है वो दो से ज़्यादा हो जाए, कोई भी ऐसा ट्रेट जिसको दो से ज़ायद एलील्स कंट्रोल कर रहे हों, सो दैट इज़ नोन एज मल्टीपल एलील्स. और ये ऐसा क्यों होता है? यूजुअली ड्यू टू द म्यूटेशंस. ठीक है. सो म्यूटेशंस can produce multiple alleles of a gene. Clear? And some genes, कुछ जीन ऐसे भी हैं, some genes may have as many as 300 alleles. 300 alleles. इस बात को ज़रा समझ दें. एक पॉपुलेशन लेवल पे बात हो रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई ऐसा ट्रेट है जिसको 300 एलील मिलकर मेरे अंदर एक ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं. नो. हमारी पॉपुलेशन में कोई एक ऐसा एलील एक जीन ऐसा हो सकता है जिसके 300 मुख्तलिफ एलील्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर उसका कॉम्बिनेशन दो की शक्ल में ही आएगा, तभी वो एक्सप्रेस होगा. ठीक है. उन 300 में से मेरे अंदर उस ट्रेट के लिए दो ही आएंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं. उन 300 में से किसी दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है. सो हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इन 300 में से दो एलील इन्वॉल्व होंगे जो कि उसको उस ट्रेट को एक्सप्रेस करवाएंगे. लेकिन चूंकि उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स दो से ज़ायद हैं, इसलिए हम उसको कह रहे हैं मल्टीपल एलील्स. क्लियर? और इसकी एग्जाम्पल हम स्टडी करने लगे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग. सो दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. एबीओ ब्लड ग्रुप system that was the first discovered multiple allele
इन ह्यूमंस, इंसानों में सबसे पहला मल्टीपल एलील यही डिस्कवर हुआ था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में ऑन एन एवरेज देर आर मोर देन 29 डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, और उन 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि हमारी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसी तरह से आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसी तरह से बॉम्बे फिनोटाइप, इसी तरह से जो है वो जैकी एंड मल्टीपल like the blood group system, like MN blood group system, like MNS blood group system. So इसी तरह के 29 से जायद डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मौजूद हैं इन द ह्यूमंस ओनली। तो उसमें से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये इंसानों के अंदर पहला ऐसा सिस्टम है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ABO blood group system was discovered by जी डियर स्टूडेंट्स, किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर कब किया था? इन 1901। ये दोनों MCQs है, मार्क कर लीजिए प्लीज। डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। Clear? So he told that he gave 4 phenotypic phenotypes of ABO system. So he said that there are 2 antigens or related to ABO blood group system which are present in a human. So antigen A, the blood group is A. ऐसे लोग, the person having antigen A, the blood group is A. The person having antigen B, the blood group is B. The person having antigen A and B दोनों हैं, so the blood group is AB. And the person having no antigen, जिसमें कोई एंटीजन ना हो, मतलब ना A ना B, so the blood group is O. The blood group is O. तो ये 4 फिनोटाइप्स बताई उन्होंने, ठीक है। लेकिन इसकी जो जेनेटिक बेसिस हैं वो डिस्कस की थी, वो डिस्क्राइब की थी बर्नस्टीन ने। द जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम were given by Bernstein in 1925. So mark it for MCQs. Bernstein, 1925, the genetic basis of ABO blood group system. So he said that the gene for ABO system is I. The gene is I, and it's a polymorphic gene. याद रखिएगा,
इट्स अ पॉलीमॉर्फिक जीन। इट्स अ पॉलीमॉर्फिक जीन। पॉलीमॉर्फिक जीन किसे कहते हैं? एक ऐसा जीन जिसमें एक ही लोकस के ऊपर दो से ज्यादा एलील्स मौजूद हों, तो ऐसे जीन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन। एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन के लोकस के ऊपर दो से जायद जो है वो उसके एलील्स हो, तो उसे पॉलीमॉर्फिक जीन कहेंगे, या उसको हम मल्टीपल एलील कहेंगे। ठीक है, सो इट्स अ पॉलीमॉर्फिक जीन। इट हैज गॉट 3 एलील्स। एलील्स ऑफ आई कितने हैं? 3। आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। अब इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मजे का है। किस तरह से कि आई ए और आई बी ये आपस में क्या है? को डोमिनेंट। दे आर को डोमिनेंट विद ईच अदर। लेकिन आई ए और आई बी दे आर कंप्लीटली डोमिनेंट। दे आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। याद रखिएगा, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। आई ए जिसके अंदर होगा, इट स्पेसिफाइज, चूंकि डोमिनेंट है, इट स्पेसिफाइज एंटीजन ए। आई बी इट स्पेसिफाइज एंटीजन बी, while the small I it specifies no antigen, कोई एंटीजन को स्पेसिफाई नहीं करता। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंटीजन तो वैसे हम कहते हैं एनी फॉरेन पार्टिकल, लेकिन चूंकि फॉरेन पार्टिकल नहीं है, ये बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस हैं, तो इन एंटीजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी इनके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के एंटीजेंस हैं। क्लियर? सो इन की आगे इन तीनों की, अच्छा, इनका क्रोमोसोम रह जाएगा। सो ये कहां पर मौजूद है? द क्रोमोसोम। सो द जीन आई इज लोकेटेड एट क्रोमोसोम 9। कौन से क्रोमोसोम पे? नंबर 9। क्लियर? तो इनकी क्या क्या पॉसिबल जो है वो जीनोटॉपिक कॉम्बिनेशंस जो जेनेटिक बेसिस बताई थी। सो हियर वी गो, हियर इज द जीनोटाइप, और फिर उसके बाद हम उसकी देखते हैं, उससे एंटीजन कौन सा बनेगा? एंटीजन, और फिर उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, और उसकी फिनोटाइप क्या होगी? फिनोटाइप। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक असूल सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि हमारी बॉडी के अंदर दो ही एंटीजेंस हो सकते हैं, सेल्फ एंटीजेंस दो ही हैं, ए और बी। इसमें से जो एब्सेंट हुआ उसी की कॉरस्पॉन्डिंग, जो एब्सेंट हुआ उसी की कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर एंटीजन ए है मेरे ब्लड में, बी नहीं है, तो एब्सेंट कौन सा है? बी, तो उसी की एंटीबॉडी बनेगी। अगर मेरे अंदर बी एंटीजन है, ए नहीं है, तो फिर एंटीबॉडी किसकी बनेगी? ए की। जो एब्सेंट है, जो मौजूद है, उसकी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम, अब क्योंकि सेल्फ एंटीजन, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, नहीं तो काम खराब हो सकता है। सो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ये कानून है, जो एंटीजन एब्सेंट हुआ
सिर्फ उसी की कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनेगी। इसको जहन में रखना आपने। तो प्रोबेबल जीनोटाइप्स क्या हो सकती हैं? सो इफ एक पेरेंट से आए कैपिटल ए आई ए और दूसरे से भी आए ए, या एक ये प्रोबेबिलिटी है आई ए एंड दूसरे पेरेंट से आए स्मॉल आई, सो द एंटीजन विल बी ए। इन दोनों सिचुएशंस में एंटीजन क्या होगा? ए। तो इसमें एब्सेंट कौन सा है? बी। तो एंटीबॉडी किसकी बनेगी? जे चिल्ड्रंस बी की। सो इट विल प्रोड्यूस एंटी बी एंटीबॉडी इसके अंदर होगी। क्लियर? एंटीबॉडी बी। तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी? चूंकि जो एंटीजन है वही उसकी फिनोटाइप है। सो एक कॉम्बो हमारे पास आ गया ये वाला। दूसरी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? एक पेरेंट से आए बी एलील, दूसरे पेरेंट से भी बी आए, और एक पेरेंट से या फिर एक पेरेंट से बी आए दूसरे से स्मॉल आई आए। तो इन दोनों सिचुएशंस में, दोनों जीनोटाइप्स में एंटीजन कौन सा बनेगा? बी। ऐसी सूरत में एब्सेंट कौन सा है? ए। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए। और फिनोटाइप कौन सी होगी? जो एंटीजन होता है वही फिनोटाइप होती है। सो ब्लड ग्रुप विल बी बी। तो ये हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हो चुकी हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि एक पेरेंट से आए एलील ए, दूसरे पेरेंट से आए एलील बी। अब चूंकि ये दोनों को-डोमिनेंट हैं, ये को-डोमिनेंट का मतलब है दोनों डिफरेंट एलील्स, दो डिफरेंट एलील्स हैं और दोनों ही एक इंडिविजुअल में आ रहे हैं, तो दोनों ही मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस होंगे। सो दैट इज नोन एज को-डोमिनेंस। सो इसमें एंटीजन कौन सा बनेगा? ए भी बनेगा और बी भी बनेगा, दोनों बनेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। तो अब हमारे पास एंटीजन थे ही कितने? दो। तो दोनों आ गए, तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? जी डियर स्टूडेंट्स, कौन सी एंटीबॉडी यहां पर बननी चाहिए? ए या बी? यू आर राइट। सो देयर विल बी नो एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन दोनों हैं, एब्सेंट कोई भी नहीं है। और फिनोटाइप ऐसे शख्स की क्या होगी? ब्लड ग्रुप ए बी। क्लियर? और एक चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव एलील आए। तो चूंकि रिसेसिव एलील जो है स्मॉल आई, इट स्पेसिफाइज नो एंटीजन, तो ये किसी भी एंटीजन को स्पेसिफाई नहीं करता, तो इस शख्स के अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा। तो इसमें दोनों एंटीजन एब्सेंट हैं, तो एंटीबॉडीज दोनों बनेगी, एंटी ए एंड बी, बोथ एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? और ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? जिसमें दोनों एंटीजन ना हो, द ब्लड ग्रुप विल बी ओ। सो दैट was the genetic basis which were described by Bernstein in 1925. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर एंटीबॉडी ये चूंकि मौजूद कहाँ पर होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दीज आर प्रेजेंट इन आवर सीरम। ठीक है? तो यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है दैट इज कॉल्ड एज एंटी सीरम। एंटी सीरम। सो एंटी स्टैंड्स फॉर, यहां पर एंटी अगेंस्ट वाला नहीं है, यहां पर एंटी मीन्स एंटीबॉडी। सीरम किसे कहते हैं? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दो तो क्या हो, उसे क्या कहते हैं? सीरम। सो द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज is called anti-serum. Here, that is called anti-serum. अब dear student, there is a problem. There is a problem. अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत एक sensitive issue की, that is blood transfusions. That is blood transfusions in ABO blood group system. ABO blood group system, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी हो कि मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी कभी मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, तो डियर स्टूडेंट्स इट लीड्स टू एग्लूटिनेशन. देयर इज अ टर्म agglutination.
Agglutination means clumping of RBCs. It is the clumping of RBCs due to antigen antibody reaction. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब कि अगर किसी शख्स के ब्लड में है एंटीजन ए, लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो अगर मुझे ब्लड ग्रुप लगा दिया जाए बी का, ऐसे शख्स जिसका ब्लड ग्रुप है बी, तो जो एंटीजन ए है मेरे पास तो है, बी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं? एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंटी बी एंटीबॉडी जैसे ही वो ब्लड मुझे लगाया जाएगा तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? इस एंटीजन को पकड़ लेंगी एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द क्लम्प्स। चूँकि ये जितने भी एंटीजन्स होते हैं, याद रखिएगा, दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ आरबीसीज, याद रखिएगा। और इनकी जो फॉर्मेशन है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, और इवन के जो इनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं इनकी फॉर्मेशन भी जो अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि जिस शख्स के अंदर एंटीजन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, जो उसके पेरेंट्स से आया था, सारी ज़िंदगी वही रहेगा, ऑल ऑफ द लाइफ। कभी भी किसी शख्स का ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता, क्लियर? किसी भी शख्स का जो शुरू में था वही रहेगा, क्लियर? सो एंटीजन, अच्छा इससे क्या मुराद है? अब हमने बात की कि जो ये एंटीजन्स हैं ए और बी, ये कहाँ पर होते हैं? ये आरबीसीज, ये देखिए ये आरबीसीज है, ये आरबीसीज, इनके ऊपर ये एंटीजन्स मौजूद हैं। दीज आर द एंटीजन्स, ठीक है? ये एंटीजन जिस तरह प्रोटीन्स ये मौजूद है, ये एंटीजन्स। नॉर्मली क्या होता है कि ये आरबीसीज तो अलग-अलग फिर रहे हैं, ठीक है, अलग-अलग फिर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एंटीबॉडी आ गई, लेट्स सपोज कि ये एंटीजन ए था और एंटीबॉडी ए बी इसके अंदर आ गई ए, तो एंटीबॉडी क्या करेगी? इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग देयर क्लम्प्स। वो इन आरबीसीज को इकट्ठा करना शुरू कर, ये एक जुमघट्टे की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दैट इज नोन एज क्लम्पिंग, दैट इज नोन एज एग्लूटिनेशन, ठीक है? ये आरबीसीज उस रिएक्शंस की वजह से क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। आपको पता है कि एक रेड सेल का डायमीटर कितना होता है? आपने पढ़ा हुआ है 8 माइक्रोमीटर, और एक कैपिलरी का डायमीटर कितना होता है? सिर्फ इतना होता है कि उसमें से एक रेड सेल नाचते हुए नहीं, आसानी से नहीं, बल्कि फंस के निकल सकता है। आसानी से भी नहीं जा सकता, सिर्फ फंस के निकल सकता है। और आपको पता है कि इट इज़ ओनली द कैपिलरी लेवल जहाँ पर किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा होता है, गैशियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, वेस्ट एक्सचेंज, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट अकर्स एट द कैपिलरी लेवल। तो कैपिलरी लेवल जिसमें से एक वक्त में एक ही रेड सेल गुजर सकता है और वो भी फंस के, तो जब ये क्लम्पिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो दे गेट क्लॉग्ड, वो कैपिलरीज दे गेट क्लॉग्ड, इवन के जो आर्टेरियोल्स एंड वेनियोल्स दे गेट क्लॉग्ड, तो उससे पर्सन की इमीडिएट डेथ हो सकती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ब्लड स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है, ब्लड टाइपिंग की जाती है, ताकि किसी को जब ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसको रेलेवेंट ब्लड के भी लगाया जाए, क्लियर? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखते हैं हम डोनर और रेसिपिएंट की एक लिस्ट है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। 4 फिनोटाइप्स ए बी और ओ, ये डोनर हमारे, दीज आर द डोनर ग्रुप। और ए बी एंड ओ, ये हमारा रेसिपिएंट ग्रुप है। दिस इज आवर रेसिपिएंट ग्रुप, ठीक है? तो कौन किसको ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसके लिए एक फार्मूला याद रख लो। ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए प्लीज़। जो डोनर है उसका जो एंटीजन है, रिसिपिएंट के ब्लड में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। डोनर को तो कोई मसला, उसे तो ब्लड दे दिया, लेकिन रेसिपिएंट सफ़र कर सकता है, ठीक है? जो डोनर है उसका जो एंटीजन है, ए है या बी है, उसके खिलाफ रेसिपिएंट की ब्लड में, उसके खिलाफ रेसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। वो शख्स डोनेट नहीं कर सकेगा, क्लियर? क्योंकि वो रेसिपिएंट को मार सकता है। इसी तरह से अगर इसमें से कोई डोनर की कुछ एंटीबॉडीज चली भी जाएं,
डोनर की कुछ एंटीबॉडीज रेसिपिएंट में चली भी जाएं तो डियर स्टूडेंट्स वो उनकी तादाद इतनी थोड़ी होती है कि वो 5-6 लीटर ब्लड में वो डाइल्यूट हो जाती हैं, उससे कोई रेसिपिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। रेसिपिएंट को प्रॉब्लम तब होगी कि जब उसके ब्लड में जो सर्कुलेट कर रही एंटीबॉडीज हैं उसका एंटीजन ना आ जाए, आ गया तो क्लम्पिंग स्टार्ट, ये वाला फिर काम हो जाएगा। क्लियर? चलें अब इस फार्मूला को ज़हन में रखें। सो ब्लड ग्रुप ए, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो क्या मैं आपको ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? मेरे पास एंटीजन ए है, आपके पास भी एंटीजन ए है, हमारे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो हम एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्या मैं बी को डोनेट कर सकता हूँ? मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? बी, तो एंटीजन बी, जो ब्लड ग्रुप बी वाला है उसके अंदर तो एंटीजन बी है, तो मैं इसको कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाऊंगा, इसकी लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसको क्या मैं ए दे सकता हूँ? मेरा एंटीजन ए, मेरे पास एंटीजन ए है, वो तो उसके पास भी है, उसके पास तो एंटीजन बी भी है, तो मुझे तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो एंटीबॉडी ही कोई नहीं है। यहाँ पर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है, एंटीजन दोनों है, तो अगर मेरी तरफ से एंटीजन चला भी जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो इसको ब्लड दिया जा सकता है। जहाँ तक बात रहेगी ओ की, ओ के अंदर एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज दोनों हैं, तो मैं जो ब्लड डोनेट करूंगा मेरे ब्लड में तो एंटीजन ए है, तो उसके खिलाफ उसके पास एंटीबॉडीज बनी पड़ी हैं पहले से, तो ये काम खराब हो सकता है, इसको नहीं दे सकते। इसी तरह से बी, तो क्या बी ए वाले को दे सकता है? सो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ए के पास इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है। बी वाले को दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि कोई इशू नहीं है, दोनों का एंटीजन सेम है। क्लियर? कोई इशू नहीं हो सकता। ए बी को दे सकता है? बी दे सकता है, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है, उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है और उसके पास एंटीजन दोनों है। आपकी तरफ से भी एंटीजन चला गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सो द बी कैन डोनेट ब्लड टू ए बी। लेकिन क्या वो ओ को दे सकता है? जी, ओ के अंदर तो दोनों एंटीबॉडीज, एंटीजन कोई नहीं है, आपका एंटीजन जैसे क्या आएगा उसकी एंटीबॉडी पकड़ लेगी उसको, सो इट कैन नॉट बी डोनेटेड। क्लियर? अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ज़रा एहतियात से, ब्लड ग्रुप ए बी, जिसके मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या मैं ए को दे सकता हूँ? ए के पास सिर्फ एंटीजन ए और उसके पास एंटीबॉडीज कौन सी हैं? बी, तो मेरे पास ये मैं तो एंटीजन ए भी दे रहा हूँ, बी भी दे रहा हूँ, तो उसके पास एंटीबॉडीज बनी पड़ी हैं, सो आई कैन नॉट डोनेट माई ब्लड टू ए बी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है तो मैं ए को नहीं दे सकता, इसी तरह से बी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी पड़ी हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, हाँ भाई आपका भी ए बी है, मेरा भी ए बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास भी दो एंटीजन, मेरे पास भी दो एंटीजन, आपके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं, मेरे पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं, सो इट्स ओके, इट्स फाइन। सो आप ब्लड दे सकते हैं, ए बी को ब्लड दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। और जहाँ तक बात रहा कि ओ की, ओ में तो दोनों एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन कोई नहीं है, और आप दोनों एंटीजन दे रहे हो उसको, उसके पास दोनों उसके तोपें तैयार खड़ी हैं, तो ये कभी भी नहीं देना चाहिए इसको। ठीक है, ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ए बी कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ओ। अगर ये किसी को कर सकता है किसी भी ए बी और ब्लड ग्रुप में, तो सिर्फ ए बी को, ना ए को, ना बी को, ना ओ को। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ओ की। ओ के अंदर एंटीजन कौन सा भाई? कौन सा एंटीजन है? कोई एंटीजन नहीं है। जब मेरे अंदर एंटीजन ही कोई नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मैं अगर किसी को ब्लड दे भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ब्लड में तो एंटीजन ही नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? सो मैं ए को दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई एंटीजन नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा था कि जो मेरी तरफ से कोई एंटीबॉडी थोड़ी बहुत चली भी गई तो उसका प्लाज्मा में डाइल्यूट हो जाएंगे, उसका 5-6 लीटर ब्लड। मैंने आपको कितना दिया होगा? 300 ml, 400 ml, इतना ही दिया होगा, 1 पिंट दिया होगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो आई कैन डोनेट ब्लड टू, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं ए को दे सकता हूँ। मैं बी को भी दे सकता हूँ, उसमें एंटीजन बी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है। मैं ए बी को भी दे सकता हूँ, उसके पास दोनों एंटीजन है, मेरे पास दोनों ही नहीं है। ठीक है, और ओ वाले को तो डेफिनेटली दे सकूँ, इसके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, ये तो सेम टू सेम हो गए। सो हाउ कोइंसिडेंस, सो इसको भी दे सकता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न ब्लड ग्रुप ओ इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है। क्लियर? सो ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। लेकिन बात अभी आधी है, मैं सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूँ, आरएच की मैंने डिस्कस नहीं की, आरएच की बात में डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसकी बात में बात करेंगे। जहाँ तक बात है यूनिवर्सल रेसिपिएंट की,
यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट किसे कहते हैं? जो ब्लड ले सकता हो। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे ब्लड ले सकता हो। सो दैट इज ए बी। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, रिसीव कैसे गए? लेट्स सपोज कि मेरे पास मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी। माई ब्लड ग्रुप इज ए बी। मेरे अंदर दोनों एंटीजन है, लेकिन मेरे अंदर दोनों एंटीबॉडीज नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, आप मुझे दो ब्लड ग्रुप, तो आपके पास एंटीजन ए है, मेरे पास भी एंटीजन ए है। कौन सी बड़ी बात हो गई? आपका ब्लड ग्रुप बी है, मेरे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास एंटीजन बी मौजूद है, मेरे पास ए भी है, मेरे पास एक्स्ट्रा है लेकिन मेरे पास आपके ब्लड के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, सो बी भी दे सकता है, ए भी तो वैसे ही दे सकता है। ठीक है, दोनों सेम है। और ओ के अंदर तो एंटीजन ही कोई नहीं है, मेरे अंदर तो दोनों एंटीजन है। सो ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी वन ऑफ दिस फोर। इन चारों में से किसी से रिसीव कर सकता है। हाँ, लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को कर सकता है। याद रखिएगा, ए बी कैन ओनली डोनेट टू ए बी बट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। सो दैट इज व्हाई ए बी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। Dear students, RH blood group system, it was discovered by Karl Landsteiner, who discovered the ABO blood group system in 1930। MCQ के लिए मार्क कर लीजिए। ठीक है, द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके अंदर डिस्कवर हुआ? इन रीसस मंकी। सो मंकीज की एक अलग से एक जीनस है रीसस। सो इस रीसस का जो RH है, इसी से उसने फिर इस ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम रख दिया RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो मंकीज के अंदर सबसे पहले ये डिस्कवर किया इसमें कि उनके अंदर ये एंटीजन मौजूद है। बाद में फिर जब मज़ीद उसने डिस्कवरी की, मज़ीद स्टडीज़ की, तो पता चला ये इंसानों के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, इन ह्यूमंस दे आल्सो पोजेस। और लाइक द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, the RH antigen is present at RBCs। यह भी RBCs के ऊपर मौजूद है, उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है। क्लियर? बट the absence of RH antigen does not produce RH antibodies in the individual। हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा, उसमें दो एंटीजन्स हैं, और वो दो एंटीजन्स में से जो एंटीजन एब्सेंट होगा उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी बनती थी नेचुरली बन जाती थी, खुद ब खुद बन जाती है। जो एब्सेंट है उसकी बन जाएगी। लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम ऐसा नहीं है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन किसी शख्स में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे ए और बी एंटीबॉडीज़ बनते थे इस तरह से RH एंटीबॉडीज़ भी बन जाएं। सो इट इज़ नॉट क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके जो जीन्स हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम is encoded by 3 genes। याद रखिएगा 3 जीन्स हैं, C, D
and E, located at chromosome number 1 on the first chromosome, वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो they have two tightly linked loci, दो लोकस हैं, इन तीन जीन्स के लिए दो लोकस हैं। एक लोकस के ऊपर, लोकस नंबर 1 और लोकस नंबर 2 लेट्स सपोज को कर लेते हैं, एक लोकस के ऊपर मौजूद है C और E और दूसरे लोकस के ऊपर मौजूद है D। और डियर स्टूडेंट्स, ये मॉर्फोलॉजिकली जैसे मतलब कि स्ट्रक्चरली दे आर होमोलोगस, ये तीनों जीन्स जो है होमोलोगस हैं, बट अमंग देम D इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। क्लियर? These three genes are structurally homologous, but among them D is of prime importance, ये ज्यादा अहम है। ठीक है, अब जो D है, the gene D, it has two alleles, D के दो एलील्स हैं, कैपिटल D एंड स्मॉल d, और इन दो एलील्स की वजह से तीन जीनोटाइप्स बन सकती हैं। इसकी जीनोटाइप्स क्या बनेंगी? तीन, कैपिटल D, कैपिटल D, कैपिटल D स्मॉल d एंड स्मॉल d स्मॉल d। तो जो कैपिटल D है ये डोमिनेंट है, तो जिस शख्स के अंदर ये दोनों होंगे, फादर और मदर से दोनों कैपिटल आ गए, तो मतलब कि द पर्सन इज RH पॉजिटिव। अगर एक पेरेंट से डोमिनेंट आ गया, दूसरे से रिसेसिव आ गया, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड यू नो वेरी वेल इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, मतलब ये भी शख्स होगा RH पॉजिटिव। और दोनों पेरेंट्स से अगर जो रिसेसिव जीन है, इसका जो रिसेसिव एलील है, वो अगर इनहेरिट हुआ, सो द पर्सन विल बी RH नेगेटिव। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ साथ जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम लोगों के अंदर मौजूद होता है, मतलब कॉमनली बोथ ऑफ देम दे आर एट अ टाइम प्रेजेंट। और इसी वजह से अब हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने टाइप्स पढ़ी? ब्लड ग्रुप A, B एंड AB एंड O, तो 4 फिनोटाइप्स थी। लेकिन इनको साथ मिलाने से, यानी RH जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH एंटीजन को साथ मिलाने से अब ये 4 से 8 हो जाएंगे। वो किस तरह से? अ पर्सन कुड बी A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। क्लियर? अब चूंकि इनकी वजह से टोटल अब कितनी फिनोटाइप्स होगी? ABO की कितनी फिनोटाइप्स होगी? इन दोनों को कॉम्बो करेंगे तो 8 हो जाएंगी, क्योंकि हर एक फिनोटाइप के आगे नेगेटिव पॉजिटिव है। तो 4 टोटल 4 है, 4 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर का कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था कि वो हाफ कॉन्सेप्ट था, जो हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा था, क्योंकि ABO के साथ RH कंबाइंड होता है। सो नाउ द यूनिवर्सल डोनर, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O,
बट रिमेंबर वन थिंग, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव का मतलब ये है कि ना तो उसके पास एंटीजन ए है, ना उसके पास एंटीजन बी है, और ना ही RH एंटीजन है, ना ही RH एंटीजन। ठीक है, तो जो जिन लोगों के अंदर कोई भी एंटीजन ना हो वही किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और जहां तक बात है यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, यूनिवर्सल रेसिपिएंट सही मानों में जब हम कंबाइन करेंगे तो दैट इज AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास एंटीजन A भी है, B भी है और RH भी है। इसके पास तीनों एंटीजेंस मौजूद है। मैक्सिमम एक शख्स में कितने एंटीजेंस हो सकते हैं ये ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जो कि नॉर्मली देखा जाता है, दैट इज 3, A, B एंड RH एंटीजन। तो उसके पास तीनों है। अब इसको किसी का भी ब्लड लगा दो तो मैक्सिमम तो उसके पास आ चुके हैं, तो किसी का भी ब्लड ग्रुप लगा दोगे तो ये इसको लग सकता है। सो AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल recipient while the O negative is the universal donor. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ कि इसी RH की वजह से एक मेडिकल सिचुएशन प्रोड्यूस होती है, उससे हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी या उसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। या फिर इसको एक और भी नाम देते हैं, फीटो मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी। ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक असूल याद रखिएगा कि जो RH पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव, इट कैन नॉट डोनेट ब्लड टू RH नेगेटिव। ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये RH पॉजिटिव है, इसके अंदर एंटीजन मौजूद है। जैसे ही वो दूसरे को लगाया जाएगा तो उसके अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो सकती हैं। ठीक है, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और लेकिन RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव, it can give to RH positive, it can give to RH positive, ये दे सकता है। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, उस सूरत में जब RH नेगेटिव के अंदर इट इज़ फ्री ऑफ एंटीबॉडीज़, ये क्या बात हुई? हमने तो अभी कहा था कि जो RH एंटीजन है अगर ना हो, यानी कि जो RH नेगेटिव है, कुदरती तौर पर तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, RH एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, फ्री ऑफ RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो फिर ये RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ कहाँ से आ गई? तो यही सिचुएशन है जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, एक ब्लास्ट होते हैं और दूसरे साइट होते हैं। जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम ब्लास्ट कहते हैं, जो मैच्योर सेल होते हैं उनको हम साइट्स कहते हैं, उनके साथ साइट लगता है। जैसे एरिथ्रोसाइट, मैच्योर रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोब्लास्ट द इमेच्योर रेड ब्लड सेल। तो एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब कि द इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, सिस मीन्स द प्रोसेस, फिटालिस मीन्स इट्स अ फीटस, मतलब कि बच्चे के अंदर इमेच्योर रेड सेल्स का बनना, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन कैसे? वो इस कंडीशन में है। अब होगा क्या? अब इसमें एक आपने चीज़ जहन में रखनी है, फॉर्मूला जहन में रख ले। देयर इज अ कपल, ठीक है, अ फीमेल एंड अ मेल। इनका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज के द फीमेल इज B
एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये बी है, और जो मेल है वो भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में बी है, दोनों बी हैं। लेकिन फीमेल शुड बी आर एच नेगेटिव, ये बी नेगेटिव है, और जो इसका हस्बैंड है वो बी पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसका हस्बैंड है। इनके यहाँ होती है प्रेगनेंसी, ठीक है। सो अब प्रेगनेंसी कंसीव कौन करेगा? द मदर। अब इसके अंदर दिस इज द फीटस, ये माँ के अंदर बच्चा है, दिस इज फीटस। फीटस पता है आपको, पढ़ा था चैप्टर 18, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द फीटस। तो जैसे बच्चे का बच्चा जो है वो 2 महीने का हो जाता है, मतलब कि दूसरे महीने के बाद, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बाद तीसरा महीना जैसे शुरू होता है तो उसको फीटस कहते हैं, उस एम्ब्रियो को आप फीटस कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर माँ तो है बी नेगेटिव और बच्चा हो जाए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि उसका फादर बी पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि वो बी पॉजिटिव हो जाए। अब ये दोनों, ये बच्चा है किसके अंदर? माँ के अंदर। तो जब यहाँ से आरबीसीज प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके माँ के ब्लड में जाएंगे तो इनके ऊपर तो आरएच एंटीजन है क्योंकि बच्चा बी पॉजिटिव है। ये वाला ब्लड ग्रुप तो इनका सेम है, लेकिन ये वाला ब्लड ग्रुप इनका डिफरेंट है। तो जैसे इसके अंदर जाएगा तो माँ का जो इम्यून सिस्टम है, जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट द मदर्स इम्यून सिस्टम, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग RH एंटीबॉडीज। अब समझ आई, माँ RH नेगेटिव है लेकिन उसके ब्लड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? RH एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगे और जहां पर इस बच्चे के अंदर एंटर होंगी इसकी सर्कुलेशन में, और इसके जो रेड सेल्स हैं आरबीसीज, इट विल स्टार्ट किलिंग द फीटल आरबीसीज, बच्चे के रेड सेल्स मारना शुरू, क्योंकि एंटीबॉडीज हैं और बच्चे के रेड सेल्स के ऊपर जो है वो मौजूद हैं इसका एंटीजन, सो दे आर गोइंग टू बी किल्ड, अब वो धड़ाधड़ मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर तो हुई ये फर्स्ट, चूंकि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें इतनी अमाउंट में RH एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो। लेकिन याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, या जिसको हम कहते हैं डिलीवरी, जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चा डिलीवर हो चुका होता है, ड्यूरिंग डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, a lot of RBCs of fetus enter mother's circulation. उससे पहले तो थोड़े बहुत गए थे, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बनी थी, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद होती है ना आफ्टर बर्थ मीन्स दैट यूट्रस दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्लेसेंटा वहाँ से उसको यूट्राइन वॉल से डिटैच होता है। तो उस वक्त जब वो डिटैच हो रहा होता है, चूंकि प्लेसेंटा इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस, और वो वहाँ पर फीटस से क्या चीज़ आ रही होती है? अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर होती है अम्बिलाइकल वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। तो वहाँ से जो बच्चे का जो खून है, जब वो प्लेसेंटा डिटैच हो रहा होगा तो इट विल एंटर टू द मदर्स सर्कुलेशन, माँ की सर्कुलेशन, और अच्छी खासी तादाद में चले जाएंगे। जब अच्छी खासी तादाद में आरबीसी चले जाएंगे तो फिर अच्छी खासी तादाद में मदर के जो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो बच्चा डिलीवर हो गया, फर्स्ट बेबी सेफ, इट्स सेफ। अब होती है सेकेंड प्रेगनेंसी, लेट्स सो दैट वाज द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अब होती है सेकेंड प्रेगनेंसी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी ऐसा हुआ कि अब चूंकि माँ तो RH नेगेटिव है, बाप उसका मतलब मदर उसकी RH नेगेटिव है, फादर उसका RH पॉजिटिव है, दोबारा से जो अब प्रेगनेंसी हुई, अब दूसरा बेबी, और वो भी लेट्स सपोज कि हो गया बी पॉजिटिव, तो अब प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स। उसकी रीज़न कि इन दो बच्चों के दरमियान कम से कम
9 से 10 माह का गैप तो हो सकता है, कम से कम 9 से 10 माह का गैप होगा, ठीक है। लेकिन जब भी होगा इससे ज़्यादा कभी होता है, लेकिन मैं तो कम से कम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चा जो है उसमें उसको डिलीवर होते हैं, फिर उसके बाद उसका परप्यूरियम को पूरा करते हुए टाइम, परप्यूरल पीरियड काफ़ी टाइम लग जाता है। सो एनीवेज ये जो है इफ़ द सेकंड बेबी, द सेकंड फीटस, अभी बच्चा माँ के पेट में है और वो चूँकि तीसरा महीने से तकरीबन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये इनकी जो एक्सप्रेशन है इनका स्टार्ट हो जाता है, इनका RH एंटीजेंस का और ब्लड ग्रुप एंटीजेंस का। तो द बेबी बिकम्स बी पॉजिटिव, इफ़ द बेबी बिकम्स बी पॉजिटिव, अब क्या होगा कि मदर के ब्लड में ऑलरेडी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, जो कि जब ये बच्चा डिलीवर हुआ था, फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ था, तो ये क्या करेंगी, जो अच्छी खासी RH एंटीबॉडीज़ जो बन चुकी हैं, ये बच्चे के अंदर जैसे ही RBCs बनना शुरू होते हैं तो उनकी जो है वो तबाही शुरू। सो इट किल्स RBCs, RBCs किल्ड। अब क्या होगा, आपको पता है ना एम्ब्रियोनिक लाइफ में RBCs कहाँ से बनते हैं, लिवर एंड स्प्लीन बना रहे होते हैं। तो क्या होगा, अब लिवर और स्प्लीन, चूंकि बहुत सारे RBCs मर रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी खेप आई है, वो तो काफ़ी अच्छा लगे, 8-9 माह लगे हैं उसको एंटीबॉडीज़ बनते हुए, और अच्छी खासी एंटीबॉडी जैसे RBCs बनते जाएंगे उनकी किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब लिवर और स्प्लीन आपको पता बनाते हैं, तो स्प्लीन क्या करेगी, वो धड़ाधड़ अब रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देगी ताकि इनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। नो डाउट ऑक्सीजन आनी तो माँ की तरफ से है, लेकिन बच्चे के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कैसे होनी, उसके रेड सेल ही कर देंगे, ठीक है, आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। सो जब वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कैरियर है रेड ब्लड सेल ही नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो उसकी स्प्लीन क्या करेगी, अब स्प्लीन धड़ाधड़ स्प्लीन क्या करेगी, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द RBCs, ठीक है। लेकिन चूंकि धड़ाधड़ बन रहे हैं, उनका जो नॉर्मल प्रोसेस था वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तो इस सूरत में बनेंगे एरिथ्रोब्लास्ट, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, इमेच्योर RBCs बनेंगी। अब RBCs किल होते जा रहे हैं तो RBC की काउंट नीचे आती जा रही है, और RBC की काउंट कम होने को क्या कहते हैं, एनीमिया, दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। लेकिन ये एनीमिया किस वजह से हुआ है, RBC से ना बनने की वजह से, कि या उनके टूटने की वजह से, या उनके ब्रेकडाउन की वजह से। सो इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ RBCs, इस वजह से इसे कहते हैं हिमोलिटिक एनीमिया। इट इज हिमोलिटिक, हीम का मतलब ब्लड, लिटिक मीन्स लाइसिस, ब्रेकडाउन, तो RBCs के ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है एनीमिया। सो दिस इज कॉल्ड एज हिमोलिटिक एनीमिया। और उसके नतीजे में क्या, स्प्लीन धड़ाधड़ रेड ब्लड सेल बना रही है, लेकिन वो इमेच्योर बनते जा रहे हैं, वो नॉर्मल रेड सेल्स नहीं है। जब वो नॉर्मल रेड सेल नहीं है तो फिर दे विल बी अनेबल टू कैरी द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चे के चूंकि अभी तो वो डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही हैं, उसको तो ऑक्सीजन की बेहद अशद ज़रूरत है, तो फिर ऐसा क्या होगा कि उसमें फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली समटाइम्स चांसेस ये होते हैं कि वो स्टिल बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर केसेस में तो फिर स्टिल बर्थ के भी चांसेस, मतलब कि बच्चा माँ के पेट में ही वो दम तोड़ सकता है। लेकिन इफ़ द बेबी इज़ डिलीवर्ड, ठीक है, अब हम उसको इधर ले जाते हैं, इफ़ बेबी डिलीवर्ड। अब मज़े की बात यह है कि इससे पहले हमें तो नहीं पता चल सकता, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होगा उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि वो RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। बच्चा जैसे डिलीवर हुआ उसका फौरी तौर पर ब्लड सैंपलिंग करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि पहला बच्चा भी वो RH पॉजिटिव था। अब जैसे ही दूसरा बच्चा डिलीवर होगा और वो जिंदा हुआ तो फिर क्या होगा कि फौरी तौर पर उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और पता उसे देखा जाएगा। वैसे तो वो देखने में पता चल जाएगा, इफ़ द बेबी इज डिलीवर्ड ही और शी विल बी सीवियरली एनीमिक, शदीद एनीमिक होगा, पीला जर्द। आपको पता है रेड सेल टूटते हैं तो फिर उससे क्या होता है, उससे बिलिरुबिन बनती है, बिलिवर्डिन बनती है, ठीक है, तो वो सीवियरली एनीमिक होगा। अब ऐसे बच्चे को क्या करना है, अब यह है कि इसकी जान बचानी है। सो द बेबी इज गिवन RH नेगेटिव ब्लड विच इज फ्री ऑफ RH एंटीबॉडीज।
बच्चा तो आरएच पॉजिटिव है, लेकिन उसको आरएच नेगेटिव थोड़ा थोड़ा करके ब्लड देना ताकि उसके अंदर आरबीसीज आ जाएं। चूंकि अब वो खुद से सांस लेना शुरू हो गया है, तो उसके आरबीसीज देर वो आगे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए मौजूद हों। तो इंशाल्लाह किस्मत हुई, अल्लाह बेहतर करेगा, तो वो बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब वो आरएच एंटीबॉडीज ख़त्म होना शुरू होंगी। अब देखिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ये इतनी बड़ी सिचुएशन से बचने के लिए एक तरीका है। अच्छा, ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये रखिए, मैंने पहले इसलिए बात बोला था, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, इट्स नॉट अ डिजीज़। सो ऐसी इन सारी सिचुएशन से, इस नौबत से बचा जा सकता है। थोड़ी सी जो है वो अगर वो अवेयरनेस हो हमारे अंदर, और स्पेशली चलो हमारे अंदर अगर अवेयरनेस नहीं भी है, सारे जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स तो नहीं है, या उनको सब बायो वाले तो नहीं होते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कम से कम डॉक्टर को ज़रूर होनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो उसका सबसे पहले उसका यही काम होता है कि चेक करे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, और वो बाकी सारे जब टेस्ट करवाते हो ये लाजमी होता है टेस्ट, ठीक है। तो उससे चूंकि अगर उसको पता चल जाए कि आप दोनों एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में सेम हो और लेकिन आरएच में सेम नहीं हो, तो फिर देयर इज़ द चांस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब उसे पता होगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फौरी तौर पर बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करना है कि कहीं वो आरएच पॉजिटिव तो नहीं हो गया, और फिर अगर हो गया अब क्या करना है। हाँ, मैं वो बता रहा था कि यहाँ तक नौबत नहीं आती है। तो इस कंडीशन में जैसे ही पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, इस दौरान क्या होगा, आफ्टर द डिलीवरी विदिन 24 to 48 आवर्स आरएच एंटीबॉडीज इंजेक्शन, एक इंजेक्शन होता है आरएच एंटीबॉडीज का, प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी है, तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है मदर को। याद रखना है, ये इंजेक्शन लगाना किसको है, मदर को, इसको। क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ हमने बात की, बहुत सारे वो आरबीसीज वो कहाँ चले जाते हैं, माँ के सर्कुलेशन में, और अगर आपने फौरी तौर पर उसको एंटीबॉडीज लगा दी, तो बच्चे के जो आरबीसीज माँ के सर्कुलेशन में गए हैं, जिनके पास आरएच एंटीजन है, वो जो आपने जो उस माँ को एंटीजन, उसकी मदर को आरएच एंटीबॉडीज लगाई हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। तो इससे पहले कि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए उन आरएच बच्चे की तरफ से जो आरएच एंटीजन आ रहे थे आरबीसीज के ऊपर, इससे पहले कि वो एक्टिवेट हो जाए, उसको मार दिया जाए। तो यही एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो बच्चे से जो आरएच एंटीजन वाले रेड ब्लड सेल गए थे माँ के सर्कुलेशन में, उनको इस तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है, और माँ का जो मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेंसिटाइज नहीं होता, और ना ही फिर आरएच एंटीबॉडीज बनाता है। एक तो इस वक्त इंजेक्शन लगा जाता है, और एक अर्ली प्रेगनेंसी में। अब दोबारा प्रेगनेंसी होगी, एक तो आपने यहाँ पे लगवा दिया, अब जब दोबारा दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो उस वक्त अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये आरएच एंटीबॉडीज लगवा दी जाती है कि अगर कोई इस तरह का मसला मसाइल हो तो उससे बचा जा सके। मदर के जैसे वो अगर बच्चे के आरएच एंटीजन आए तो मदर के अंदर सर्कुलेशन में जाएं तो आरएच एंटीबॉडीज पहले से हों और उनको किल कर दिया जाए, ठीक है। तो इस नौबत को पहुंचने से बेहतर है कि थोड़ी सी अकल कर ली जाए। सो दिस इज़ हाउ इस। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात अच्छा इसमें बी पॉजिटिव बी नेगेटिव हो सकता है, तब ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, मदर का आरएच नेगेटिव होना कंडीशन है, तभी ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये मदर ए नेगेटिव और फादर ए नेगेटिव भी हो सकता है, मदर ओ नेगेटिव और फादर ओ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इनका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सेम हो लेकिन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफरेंट हो, तो तब चांसेस है कि ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि आरएच जो फादर है वो आरएच होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है। यानी कि वो होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव है या हेट्रोजाइगस आरएच पॉजिटिव है। तो फार्मूला उसके लिए डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल वो सेम ही है, ठीक है। अगर तो आरएच वो इसका जो अगर तो वो इसके एलील्स हुए होमोजाइगस, तो मदर तो ऑलरेडी उसके लिए क्या है, वो नेगेटिव है, उसके पास रिसेसिव एलील्स हैं। तो इसमें हमेशा क्या होगा, कैपिटल टी, फादर के स्पर्म्स में कैपिटल टी और मदर के एग सेल हमेशा स्मॉल डी वाले बनेंगे,
तो 100% बच्चे, जब भी बच्चे होंगे हमेशा क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो RH पॉजिटिव होंगे, हमेशा RH पॉजिटिव। और अगर फादर हुआ हेट्रोजाइगस, मदर तो है ही वो होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसमें हाफ स्पर्म्स बनेंगे विद कैपिटल डी एंड हाफ स्पर्म्स विद स्मॉल डी। इधर से सारे के सारे एग, सॉरी R लिख दिया यहाँ पे, डी स्मॉल डी। तो मदर के अंदर जितने भी एग सेल बनेंगे ऑल ऑफ देम दे विल हैव स्मॉल डी। तो इसमें क्या चांस है, अगर ये वाला स्पर्म इसने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो कैपिटल डी स्मॉल डी, तो बच्चा RH पॉजिटिव। अगर इस स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया स्मॉल डी, सो द बेबी विल बी RH नेगेटिव। तो इसमें 50% चांस है कि जो है वो द चिल्ड्रन विल बी RH पॉजिटिव एंड 50% चांसेस आर दैट द चिल्ड्रन विल बी RH नेगेटिव। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है। तो अगर हेट्रोजाइगस हुआ तो फिर तो काफ़ी बेहतर है, अगर होमोजाइगस खुदा ना खास हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए हमारा दीन ये कहता है कि शादियों के लिए हमें आउट ऑफ द कास्ट मूव करना चाहिए, हमें अपनी फैमिलीज़ में स्टिक नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसे हमारे एक कॉन्सेप्ट है रेसिज्म का, नस्ली तासुब है कि जैसे जी जो जट हजरात हैं वो अपनी जटों के बाहर शादियां नहीं करते, आराई हजरात वो अपनी आराइयों के बाहर फैमिलीज़ में शादी नहीं करते, राजपूत अपनी फैमिलीज़ के बाहर शादी नहीं करते। सो दैट इज़ नॉट, ये हमारे दीन की टीचिंग्स नहीं है। दीज आर नॉट द टीचिंग्स ऑफ आवर दीन। हमारा दीन तो कहता है कि वी शुड मूव आउटसाइड। ये तो फिर रेसिज्म होगी ना, तो रेसिज्म के हालात वो बेहतर नहीं, वो तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि रेसिज्म, आपने वो पढ़ा था कि नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है, नॉन रैंडम मेटिंग हो तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो जीन फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो सकती है उससे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब अब आउट ऑफ फैमिली नहीं चाहेंगे, ख़ास तौर पर जब फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कज़न मैरिजेस का मतलब ये है कि चाहे वो फादर साइड से हों चाहे वो मदर साइड से हों, तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, नॉट ऑलवेज बट पॉसिबिलिटी है कि उनके जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम सेम हो और RH जो हैं वो डिफरेंट हों। सो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चांस। तो इसलिए आउट ऑफ द फैमिली जाएंगे तो उसका चांस होने का जो चांस है वो मज़ीद कम हो जाएगा कि RH इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो भी चाहे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बता दी कि बहुत सादा सा सोल्यूशन है, इफ़ देयर इज़ अ चांस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर? सो इट डजेंट मीन के वी शुड नॉट मैरी विद इन द फैमिलीज़, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वी शुड प्रेफर आउट ऑफ द फैमिलीज़।